हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल CGA 910। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो सिविक्स का हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, उसको आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हम लोगों ने कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजों को देखा था और हम लोगों ने दो देशों की स्टोरी को भी पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम में क्या क्या घटनाएं घटी थी, जिसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और बेल्जियम कौन से डिसीजन को लेता है जिस कारण से आज बेल्जियम के बारे में लोग पढ़ते समझते हैं। कहते बेल्जियम ने बड़ी सूझबूझ के साथ वो रास्ता निकाला था, तो वो आज हम लोग लगभग उसमें देखेंगे उन्होंने कौन कौन से कदम को उठाया था। वहीं पर हमने बात किया था श्रीलंका की कि श्रीलंका ने किस तरीके से लगभग में सारी स्थितियों को और बेकार कर देता है। वहां पर सिंगली बोले तो सिंगलाज और तमिल लोगों में विवाद था, आपस में लड़ाई था। उन लड़ाइयों को और बढ़ाने का काम कौन कर देते हैं? श्रीलंका गवर्नमेंट करती है 1956 के एक कानून के माध्यम से, जिसमें क्या होता है तमिल और सिंगली में आपस में लड़ाई और बढ़ने लग जाते हैं। वहीं पर जब हम लोग बात करेंगे बेल्जियम की, बेल्जियम ने बहुत सूझबूझ का रास्ता अपनाया। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से एक कदम उठाया कि जिससे लगभग में सारी की सारी विवादों को क्या कर दिया, शांत कर दिया। चलो हम देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पावर को बांटने की जब हम बात करते हैं तो पावर को बांटा ही क्यों जाता है, जरूरत ही क्यों है पावर को बांटने का, क्यों एक व्यक्ति के पास पावर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। और आज के समय में यानी वर्तमान युग में पावर को बांटने के कौन कौन से तरीके हैं, मैंने पहले लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये मैं थोड़ा दूर जाऊंगा थोड़ी देर में, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। यानी आज के समय में यानी पावर शेयरिंग के कौन कौन से रूप है, कौन कौन से पार्ट है, किन किन रूपों में हम पावर को बांटते हैं, शक्तियों को बांटा किन किन रूपों में जाता है। सबसे पहले हम एक एक करके इन सबकी लगभग में क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों ने बात किया बेल्जियम के बारे में। ये पहले हम हल्का सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका चैप्टर का, जो कि पहले लास्ट वीडियो में हमने बता रखा है। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा जाकर पहले उस वीडियो को देख लो, तो ये चैप्टर आपको ये वाली वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो पहला क्या है कि हमने बात किया कि भाई पावर को बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। पहला क्योंकि भाई जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो कई सारे देशों में यूनिटरी गवर्नमेंट भी रहती है और कई सारे देशों में फेडरल गवर्नमेंट रहती है। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहती है, वो अपने स्टेट को पावर नहीं देती है। और वहीं पर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को काफी हद तक पावर को दे देती है। उसी में जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देती है, तभी जाकर इसमें लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे कि पहले बेल्जियम के अंदर भाषा को लेकर लड़ाई हो रहा था कि भाई अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या कम है बट वो पावर में बड़े हैं, उनकी पूरी देश में सुनी जाती थी। वहीं पे जिनकी संख्या बल में जो ज्यादा है, वो अपने लिए बराबर प्रतिनिधि, बराबर रिप्रेजेंटेशन की मांग करते हैं। उसको लेकर आगे चलकर बेल्जियम ने अच्छा खासा कदम उठाता है। 1970 से लेकर 1970 से लेकर 1994 तक 1994 तक उसने अपने संविधान में, बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन करता है। संशोधन इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है। अमेंडमेंट करने का मतलब है संविधान में जब कोई बदलाव किया जाता है उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। वो बदलाव करता है ताकि सभी लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व, बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ऐसा ना हो कि किसी एक पक्ष को ज्यादा अधिकार मिल गया, दूसरे पक्ष को कम अधिकार मिला, जिससे आगे चल के मनमुटाव होगा और यही मनमुटाव एक दूसरे से टकराव का जन्म लेता है और यही टकराव धीरे धीरे आगे चल के सिविल वॉर, गृह युद्ध में बदल जाता है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। तो फिर इन्होंने कौन कौन से कदम उठाया? तो सबसे पहला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या बराबर हो गई। भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा तो वहां पर, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं लोकतंत्र का, लोकतंत्र में जिसके साथ में ज्यादा लोग रहते हैं वो उसकी जीत हो जाती है। अब यहां पर देखोगे डच बोलने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। जब डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम थी, इस हिसाब से देखा जाए तो डच की संख्या वाले मंत्री ज्यादा होने चाहिए। बट इन लोगों ने बराबर की चीजों को अपनाया। क्यों बराबर की चीजों को अपनाया? क्योंकि फ्रेंच ने भी, जब हम ब्रसेल्स के, हमने बात किया था ब्रसेल्स इनकी राजधानी है, वहां पर फ्रेंच की संख्या ज्यादा है, तो उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच वालों ने भी बराबर की चीजों को अपना लिया था कि हम पूरे देश में बराबर की चीजों को अपनाएंगे कि आपके मंत्री बराबर रहेंगे, हमारे मंत्री भी बराबर रहेंगे। और इन लोगों ने राजधानी में भी इसी तरीके की चीजों को अपना लिया। और दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है, वो राज्यों को भी सौंप दिया गया। यानी स्टेट गवर्नमेंट
अपने मामले में कोई भी चीज डिसीजन लेने में स्वतंत्र हैं। और पहला मैंने आपको बताया जब इन दोनों के पास में बराबर की शक्ति है तो इसका मतलब कोई भी एक समुदाय, एक कम्युनिटी अपने हिसाब से कानून को नहीं बना पाएगा। उनको दोनों की सुननी पड़ेगी, दोनों की माननी पड़ेगी, तब जाके इनको क्या बनाना पड़ेगा, अपने कानून को बनाना पड़ेगा। ओके, इसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया कि इन लोगों ने एक और काम किया जिसका नाम है सामुदायिक सरकार को बनाना, कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाना। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, हमने बात किया था यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग भी हैं, डच बोलने वाले लोग भी हैं, जर्मन भी हैं और भी शायद हो थोड़े बहुत भी। तो अब इसमें इन्होंने अलग अलग भाषा, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग से गवर्नमेंट बना दिया। इनका मानना है कि डच बोलने वालों के लिए फ्रेंच अच्छे कानून नहीं बना पाएंगे और फ्रेंच वालों के लिए जर्मन नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप अपने लिए कानून बनाओ ना। पूरे के पूरे बेल्जियम में जहां पे डच, हर जगह डच फ्रेंच अलग अलग फैल रखे हैं, तो उनके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी, वो क्या करेगी, उनके लिए काम करेगी। इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे कानून बना दिया। और ध्यान देना, जो कभी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में लड़ाई झगड़े का माहौल था, एक दूसरे से हिंसा जैसी स्थिति पहुंच चुकी थी, आज वो लगभग में पूरे विश्व में सबसे शांति प्रिय स्थानों में से एक है। बहुत ही वहां पे एकदम पीस रहते, एकदम शांति वगैरह रहती, जिस कारण से इंटरनेशनल लेवल पर दो ऐसे संगठन है, दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना मुख्यालय कहां बना रखा है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कौन कौन से, एक नाटो ने, एक ईयू ने। ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोप वालों ने मिलकर अपना एक यूनियन बना रखा है, उसका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर भी कहां है, ब्रुसेल्स में। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स में। क्लियर, यहां तक समझ में आया। और हम बात करने वाले हैं यहां पर कि ये टकराव की जरूरत क्यों पड़ती है, सॉरी टकराव कह रहा हूं, ये सत्ता को बांटने की जरूरत क्यों पड़ती है, पावर को शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि पहला, अगर हम लोग पावर को बांट देते हैं ना, तो पावर को बांटने के कारण क्या होता है कि टकराव की संभावना कम हो जाती है। अब एक ही के पास में सारा पावर है, वही उस पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरा पक्ष लगभग में क्या करता है, वो नाखुश हो जाता है, उसे बड़ा बुरा लगता है कि हमें भी इन पावर का इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए, जिस कारण से लगभग में क्या होता है, एक पक्ष और दूसरे पक्ष में आपस में टकराव होने लगता है। अगर हम लोगों ने पावर को बांट दिया है तो बांटने से क्या होगा, जो टकराव की, जो कॉन्फ्लिक्ट की संभावना रहती है वो कम हो जाती है। जब कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम हो गया तो बेहतर तरीके से लगभग में हम अपनी गवर्नमेंट को आगे चला सकते, रन कर सकते हैं। और दूसरा भाई, पावर को बांटने का ही मतलब है लोकतंत्र। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं होता, एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र में सबको लेकर समझ के चलने की सरकार रहती है, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिलता है, जिस कारण से हमें पावर को बांटना ही पड़ता है। अब हम लोग बात करने वाले सत्ता साझेदारी के रूप क्या है, यानी पावर शेयरिंग की कौन कौन से तरीके, किन किन तरीकों से हम पावर को बांट सकते हैं, किन किन तरीकों से बांट सकते हैं। तो इसमें 4 तरीके बताए गए हैं। तो 4 तरीके देखने से पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं कि पहले के समय में ये चीजें बोली जाती थी कि भाई पावर को ज्यादा बांटने की कोई जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति के पास में पावर अच्छे से रहेगा तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से बड़ी जल्दी अच्छा खासा डिसीजन ले सकता है। बट कई बार क्या होता है कि लगभग में जब हमने पावर को अलग अलग अंगों में बांट दिया है, अलग अलग लोगों में बांट दिया है, इससे दिक्कत हमको हो सकती है, दोबारा डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकता है। अगर आपने देखा कोई कोचिंग है या कोई बड़ी सी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर 4-5, जैसे हम लोग किसी कंपनी की बात करते हैं, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं। जब डिसीजन लेना होता है सबकी एक साथ मीटिंग होती है, तब जाके कोई डिसीजन ले पाते हैं। अब वही यहां पर भी कहने का मतलब है कि अगर हमने पावर को बांट दिया तो डिसीजन लेने में देरी आ जाएगी, निर्णय लेने में देरी आएगी, जिस कारण से पावर को एक ही लोगों के पास में रहने दो, ये पहले का मानना था। बट अब मानना यह है कि हमने पावर को बांट दिया है तो पावर को बांटने से जो निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उसमें एक्यूरेसी आ जाती है, उसमें काफी हद तक शुद्धता आ जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो डिसीजन लेगा, 5 व्यक्ति जो डिसीजन लेंगे, दोनों में से 5 वाला थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति कोई सोचता है तो एक हिसाब से सोच पाएगा, और 5 व्यक्ति ने सोचा है तो 5 अलग अलग तरीकों से सोचकर डिसीजन यहां पर लिया है। तो यहां पर हम लोग बात करें किस तरीके से बांटा गया। सबसे पहला है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है यहां पर कि हम लोग पावर को एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पे 3 अलग अलग अंगों में बांट देंगे, जिसमें आप लोगों ने शायद लास्ट क्लास में अपने पढ़ा भी हो। इसके अंतर्गत हम किसमें बांटते हैं, आपके उसमें कार्यपालिका में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका इसे इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन।
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे बोलेंगे, क्षैतिज वितरण। इसमें हम लोग एक ही लेवल पे यानी एक ही लेवल पे हमने क्या कहा, कार्यपालिका को, विधायिका को और न्यायपालिका को हमने बांट दिया है। अब ध्यान देना, इधर जब एक ही लेवल पे बांटा, कार्यपालिका को हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, विधायिका को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, न्यायपालिका को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। तीनों के तीनों काम तो करते, बट तीनों एक ही लेवल पे बराबर जगह पे काम करते हैं। ना तो विधायिका पावरफुल है, ना कार्यपालिका पावरफुल है, ना न्यायपालिका पावरफुल है। तीनों के तीनों एक ही स्तर पे काम करते हैं। तीनों के पास पावर बराबर है, तीनों अपने ही क्षेत्र में पावरफुल है। न्यायपालिका का काम है न्याय देने का, तो जिस कारण से न्यायपालिका न्याय देने वाले कामों में बहुत पावरफुल है। इनका काम है कानूनों को बनाने का, तो कानून के बनाने में इनके पास में पावर है। अब तीनों एक ही लेवल पे रहकर काम करते हैं और तीनों के पास में बराबर पावर है। और एक ने गलती किया तो तीनों में, एक ने गलती किया तो दूसरा और तीसरा उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसीलिए कई बार हम इसे क्या बोलते हैं, शक्तियों का नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस। क्या बोलते हैं इसे, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी एक दूसरे का नियंत्रण भी करते हैं, एक दूसरे में बैलेंस बनाने का भी काम करते हैं। दूसरी जो हम लोग बात कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल आपको पता, लगभग हम सीधे सीधे बांटेंगे इसे। अब इसमें बांटेंगे, एक चीज तो क्लियर है कि जो सबसे ऊपर रहेगा वो ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। और यहाँ पर कई सारे देशों में काम नहीं करता, बट भारत में काम करते हैं, सब लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें बांट दिया गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज्यादा पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकी तुलना में थोड़ी कम है। बट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करते हैं, बट माना कि बहुत सारे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। फिर लास्ट में आपकी लोकल गवर्नमेंट है। जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं काम करती हैं, वहां पर पहले से ही नियम बना पड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। पहले से ही शक्तियों को बांट दिया गया है, पावर को बांट दिया गया है, सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया है, ताकि आगे चल के दोबारा इनके बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा समस्या ना आए। तीसरी सरकार की हम लोग बात करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सामुदायिक सरकार। जब हम सामुदायिक सरकार की हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हम लोग बात करें, इसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसा भी हमने बात किया ना, यहाँ पर इन लोगों ने भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बताया था, बेल्जियम वालों ने भी। वैसे ही भारत में भी कुछ कम्युनिटी के लिए सरकार अलग से काम करती है। आपने SC/ST का नाम सुना है, SC/ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। जैसे हम लोकसभा की चर्चा कर लेते हैं, लोकसभा के अंदर टोटल 543 सीट में से 543 सीट में से उनको लगभग में SC के लिए 84 सीटें रिजर्व है, ST के लिए 47 यानी 47 सीटें रिजर्व है। टोटल मिला के 131 सीटें लगभग में इनके लिए रिजर्व हो रखा है। और इसके साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं, अभी आपने देखा लास्ट शायद 2023 के आसपास में एक और भी सरकार कानून लेकर आती है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि लोकसभा के अंदर 1/3 सीटें आने वाले 2029 के चुनाव से लागू कर दिया जाएगा, यानी 543 का 1/3 180 के आसपास आता है। इतनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी भारत में 50% है, बट वहीं राजनीति में, पॉलिटिक्स में इनकी भागीदारी बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से इनकी भी भागीदारी, इनके यानी कहने का मतलब इनके भी रिप्रेजेंटेशन इन सब चीजों में बढ़ाने के लिए इनके लिए भी एक कदम यहाँ पे उठाया गया। और लास्ट है दबाव समूह, जिसे हम लोग प्रेशर ग्रुप कहते हैं। प्रेशर ग्रुप कहीं ध्यान देना, ये सरकार में नहीं रहते, बट सरकार के डिसीजन को चेंज कर देते हैं। जिससे एग्जांपल मैं अच्छा खासा आपको देता हूं, आप लोग अगर थोड़ा बहुत आपने न्यूज वगैरह देखा होगा, तो लगभग में लास्ट 2-3 सालों से यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। किसान सरकार में नहीं है, बट सरकार के खिलाफ विरोध करके सरकार के डिसीजन को चेंज करवा दिया उन्होंने। ऐसे ही आपने देखा, एक बार आया था, ट्रक वालों के लिए एक नियम लेकर आई थी सरकार। हिट एंड रन की घटनाएं ज्यादा होती हैं, इस कारण से उन्होंने नियम बना दिया, अगर किसी ने ट्रक से किसी को ठोका और वो भाग गया तो लगभग में 10 साल जेल और 7 लाख रुपए के आसपास उनको देना पड़ेगा। सारे के सारे ट्रक वाले सड़क पे आ जाते हैं, पूरी की पूरी विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं, पूरी की पूरी जो आवाजाही रहती है वो बाधित हो जाती है, वो रुक जाती है। और जिस कारण से लगभग में क्या होता है कि सरकार को बैकफुट पे जाकर उस डिसीजन को वापस लेना पड़ता है। इसका मतलब ये प्रेशर ग्रुप सरकार में नहीं है, बट सरकार के डिसीजन को बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो ये सारी चीजें लगभग में इतना ही। अगर आपको लगता है इसमें कोई सी भी पॉइंट ऐसा है जिसको आपको और भी डिटेल में समझना है, या यहाँ पे मैंने सही से नहीं बताया आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो हम लोग लगभग में उसे अगली वाली वीडियो में आपको सही तरीके से समझा देंगे।
क्लियर हुआ? अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।